तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए रैपिड सेट नंबर 17 यानी कि 17वां सेट है। जी हाँ दोस्तों, एलपी और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दोस्त साइंस से ये 17वां सेट चल रहा है जिसमें 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि देरी नहीं करते हैं, हम देख लेते हैं इसे 17 नंबर सेट को जिसमें 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नए हैं दोस्त, वीडियो के अंत तक के बने रहिएगा क्योंकि आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने के लिए मिलेगा जो आपको सीबीटी जो होने वाली है उसमें काफी मदद करेगी। ठीक है, और वैसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं जिसके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिए। चलिए इसका 17वां सेट क्या करते हैं कि स्पेशल क्वेश्चन जो 20 से लेकर आए उसे देख लेते हैं। उससे पहले आपको कुछ हम बता देते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल है। क्या स्पेशल है दिखा देते हैं दोस्त। देखिए इसमें जितने भी बुक है, ये फिजिक्स की 2 बुक थी, एक इंग्लिश मीडियम में थी, एक हिंदी मीडियम में थी, और एक केमिस्ट्री आई है जो बाइलिंगुअल है जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम मिला हुआ है। ठीक है दोस्त, इन सभी का प्राइस क्या था? जो पिछले दिन जो आपके केमिस्ट्री की बुक आई थी उसकी 49 बता दिए हैं, जबकि 249 था इसका प्राइस, और जो है ये 299 ये दोनों का था। इसमें इंग्लिश वाले का क्या था प्राइस दोस्त, जो है 49 में मिल रही थी, जबकि ये हिंदी वाले जो है 65 में मिल रही थी। इन सभी का प्राइस आज 12 बजे रात से दोस्त, इन सभी का प्राइस आपके लिए स्पेशल ऑफर में आपको बताते हैं कि 25 रुपी होगी सभी बुक का प्राइस। ठीक है, अब कहिएगा कि ये स्पेशल ऑफर आखिर है क्या? दोस्त मैं बताता हूं आपको कि स्पेशल ऑफर आखिर क्यों दे रहे हैं। जान लीजिए, ये ऑफर आपको हम बता ही दिए हैं कि आज रात 12:01 पे, मतलब कि 10 अक्टूबर के 12:01 पे लेकर के ये ऑफर जो चलेगा वो चलेगा 10 अक्टूबर के रात जो है 11:59 तक के चलेगा ये ऑफर। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, आपको हम बताते हैं ये ऑफर में जितने भी। अब देख लीजिए स्पेशल ऑफर की क्या है दोस्त। ये क्या है कि 10 अक्टूबर की मेरी बर्थडे है, तो बर्थडे स्पेशल में आपको क्या करते हैं कि हम ऑफर दिए हैं ये चीजें। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे परचेज करके मेरे बर्थडे को क्या कीजिए कि स्पेशल बनाइए। ठीक है, तो फटाफट जो है क्या कीजिए कि इसे परचेज कर लीजिएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें भी डाला हुआ है, जो लोग पढ़े हैं उन्हें पता है क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बर्थडे स्पेशल को स्पेशल बनाइए और जाइए इसे परचेज कीजिए। अब चलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं कि 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए रैपिड सेट में, उसे हम देख लेते हैं। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्त रैपिड सेट का। क्या कहा जा रहा है इसमें दोस्त? ये चीजें कहा जा रहा है कि खिड़की या घरेलू क्लीनर जो होता है, जो क्लीन करते हैं, स्प्रे मार करके करते हैं, चाहे परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं, वो कहता है कि किस सिद्धांत पे जो है दोस्त काम करती है, यही बताना है। ठीक है, स्प्रे देखिए पानी से रिलेटेड है, स्प्रे है, स्प्रे करते हैं तो क्या करते हैं हम, किसी उसमें एक फोर्स बटन होता है या फोर्स जो है कहिए लॉन्ग टाइप का जो है होता है, वो चीजें उसको जब क्या करता है प्रेस करते हैं तो दबाव अंतर बनता है, तब जो है क्या होता है कि स्प्रे अंदर जो लिक्विड होता है वो बाहर आता है, चाहे वो स्प्रे के रूप में हो या क्लीनर, चाहे परफ्यूम के रूप में हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो बाहर निकलती है, प्रेशर डालने पे बाहर निकलती है। तो वो किस सिद्धांत पे काम करती है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन जो दे दिया है देख लीजिए, करेक्ट आंसर आपका बताते हैं कि दोस्त ये बर्नौलिज के सिद्धांत पे काम करती है। कहां काम करती है? बर्नौलिज के सिद्धांत पे काम करती है। बर्नौलिज का सिद्धांत क्या कहता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए दोस्त। बर्नौली का सिद्धांत ये चीजें कहता है कि किसी भी अगर द्रव पे अगर फोर्स लगाया जाए तो जितना दबाव होगा उस अनुसार उसका वेग क्या होगा कि घट जाता है। अगर जो है दबाव उसको जो है बढ़ा दिया जाए तो वेग घटता है, दबाव कम कर दिया जाता है वेग जो है क्या होता है कि तरल का जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या था कि आपका बर्नौलिज का सिद्धांत है। ठीक है, और इसी पे क्या होता है कि जितने भी स्प्रे या परफ्यूम हम लोग यूज करते हैं वो काम करता है बर्नौलिज के सिद्धांत पे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन दिखाते हैं, देख लीजिएगा दोस्त। सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की कोई भी जो है मापन नहीं होते, मतलब कोई भी आपका मेजरमेंट यूनिट नहीं होता है। किसका नहीं होता है ये जानना है। देख लीजिए, आपको हम करेक्ट आंसर बता देते हैं इसमें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम सारा ऑप्शन पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा, इसलिए आप लोग खुद पढ़ लीजिए ऑप्शन को, हम करेक्ट ऑप्शन बता के उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। देख लीजिए, इसमें आपका जो होगा दोस्त ये सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, विशिष्ट गुरुत्व होता है। ठीक है, क्या होता है? विशिष्ट गुरुत्व होता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, विशिष्ट गुरुत्व कहने का मतलब क्या है? ये विशिष्ट गुरुत्व का कोई भी अपना मेजरमेंट यूनिट नहीं होता है। ठीक है, विशिष्ट गुरुत्व जो होता है दोस्त ये होता है कि किसी भी शरीर का क्या होता है कि घनत्व डेंसिटी जो होता है सो, और उस पे जो है क्या होता है उस डेंसिटी का 4 डिग्री सेल्सियस पे कितना डेंसिटी है, उन दोनों का रेशियो जो होता है क्या होता है कि विशिष्ट गुरुत्व होता है। इसलिए क्या होता है कि रेशियो में आता है, इसलिए इसका क्या होता है दोस्त कि कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लीजिएगा इसे, विशिष्ट गुरुत्व बराबर क्या आता है शरीर का घनत्व बटे जो है 4 डिग्री सेल्सियस
पानी का जो है क्या होता है कि घनत्व। तो ये दोनों का रेशियो 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का सबसे महत्तम घनत्व होता है ना। तो ये दोनों का रेशियो ही विशिष्ट गुरुत्व कहलाता है, इसका कोई भी मेजर यूनिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी उपग्रह को पृथ्वी के चारों ओर जो है क्या होता है कि एक निश्चित कक्षा में स्थापित करने के लिए जो है आवश्यक न्यूनतम गति को क्या कहते हैं। जी हाँ, जब भी कोई सैटेलाइट अगर छोड़ा जाता है, क्या होता है सैटेलाइट जो है उपग्रह जो उसको पृथ्वी के कक्षा में स्टेबल करने के लिए छोड़ा जाता है, तो वो जो है क्या होता है कि जा करके उसी स्टेबल कक्षा में क्या होता है कि रोटेट करना शुरू कर देता है अपने कक्षा में। तो उसको क्या कहते हैं कि कक्षीय वेग कहते हैं, यानी कि ऑर्बिट जो है वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे सैटेलाइट छोड़े गए हैं ऊपर, जैसे कि एलन मस्क का स्टारलिंक भी जो है ऊपर गया था ना नेटवर्क के लिए, तो वो भी क्या है कि पृथ्वी के कक्षा में ही स्थापित किया गया था, क्योंकि पृथ्वी को क्या करना है उसे नेटवर्क देना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पृथ्वी के चारों ओर जो ऑर्बिट होता है उसी ऑर्बिट में क्या करता है कि वेलोसिटी करता है, मोशन करता है, तो उसे क्या कहते हैं कि ऑर्बिट वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑर्बिट वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाराबैरोमीटर का आविष्कार जो है किसने किया था। जी हाँ, पाराबैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था ये हमें बताना है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बैरोमीटर क्या काम करता है, बैरोमीटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसका काम क्यों है, फिर हम आपको बताते हैं कि उसका आविष्कार किसने किया था। दोस्त ध्यान लीजिए, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो बैरोमीटर का ये काम होता है। बैरोमीटर जो है 3 तरह का होता है, एक तो पारा बैरोमीटर होता है, एक क्या होता है ना दोस्त, दूसरा नंबर होता है एनरोड बैरोमीटर कहा जाता है उसको, एक तीसरा जो होता है वो डिजिटल बैरोमीटर होता है। 3 तरह के जो है आपका क्या होता है कि बैरोमीटर होता है ये। ठीक है, इसमें सबसे बेस्ट जो माना गया है ये पारा बैरोमीटर को माना गया है। पारा बैरोमीटर जो है काम कैसे करता है, किस तरह का होता है, तो दोस्त एक कांच के नली में होता है और उसके पेंदे में क्या होता है कि पारा भरा होता है, ऊपर से बंद भी होता है, उसको उल्टा लटका दिया जाता है वायु में, उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वायु मतलब किसी जगह पे सरफेस पे उसको लटका दिया जाता है, जैसे थर्मामीटर वाली लटकाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लटका दिया जाता है और उस पर वो काम करती है। तो बैरोमीटर के बारे में पढ़े हुइएगा कि जब अचानक ऊपर पाठ्यांक जब बढ़ने लगता है तो क्या होता है ना दोस्त कि आंधी तूफान आने का, मतलब आंधी नहीं, वातावरण स्वच्छ होने का जो है संकेत देता है। अब जब डाउन होता है एक तो समझ लीजिए कि जो है आंधी तूफान आने का जो है क्या होता है कि संकेत होता है। तो बैरोमीटर का ये काम होता है। अब हम ये जान लेते हैं आखिर पारा बैरोमीटर का जो है आविष्कार किसने किया था, नहीं किया था, पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन होगा क्या, डेनियल बर्नौली जो है साहब ने क्या किया था कि जो है इस पारा बैरोमीटर का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। वैसे सवाल यही पूछा जाता है कि वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तो बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस द्रव की कहता है कि सतह के नीचे दाब पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी हाँ, किस द्रव के नीचे, किसी भी द्रव का नीचे कोई भी जो है सतह पर जो है क्या होता है कि प्रभाव नहीं पड़ता है, ये बताना है। देख लीजिए ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त हम आप बताते हैं कि द्रव के सतह का क्षेत्रफल, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर क्या होता है कि किसी भी तरह का दबाव जो क्या होता है नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, ध्यान रखना है इसे। अब जान लीजिए ये चीजें, जैसे कि वाटर है तो वाटर है, पानी है, पानी का द्रव के सतह पर सतह के क्षेत्रफल क्यों नहीं इसका इफेक्ट पड़ता है, ये जान लीजिए। तो आपको बताते हैं कि ये देख लीजिएगा, प्रेशर यानी कि वायु का प्रेशर, वाटर का जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है क्या, देख लीजिएगा, सिग्मा इंटू जो होता है क्या होता है कि जी इंटू एच होता है। जी क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है, एच क्या होता है कि उसकी हाइट होती है, और जो है ये सिग्मा जो दे दिया वो जल का मतलब कि डेंसिटी होता है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल पे क्या होता है कि क्या होता है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे इफेक्ट है, तो जल के घनत्व पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके गुरुत्वाकर्षण पे इफेक्ट पड़ेगा, और जल के स्तंभ यानी कि उसकी ऊंचाई पे इफेक्ट पड़ेगा। इस पे इफेक्ट पड़ेगा किसी भी द्रव के दबाव का। ठीक है, ना कि क्षेत्रफल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर आणविक बल हमें ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखने में सक्षम बनाती है या मदद करती है। ठीक है, जब स्कूल में पढ़ते थे तो क्या होता था कि ब्लैक बोर्ड होता था, अब ना डिजिटल बोर्ड हो गया है, ब्लैक बोर्ड होता था, व्हाइट चौक होता था, उससे क्या होता था कि बोर्ड पे लिखा करते थे, आराम से लिखा करते थे। तो वो किसकी मदद से चौक से आराम से हम जो है बोर्ड पर लिख पाते थे। ठीक है, ये चीजें है, तो ध्यान रखिएगा। आपको हम बता देते हैं कि इसमें आप नाम सुने होइएगा, ससंजक बल और असंजक बल।
तो इसमें दो तरह के होते हैं। ससंजक बल क्या होता है कि समान पदार्थ के अणुओं पे जब जो क्या होता है कि बल लगता है तो उसे संयोजक बल कहते हैं। समान, ध्यान रखिएगा, एक समान जब रहता है तब। और जान लीजिए आकर्षण बल लगता है। और असंजक बल जो होता है क्या होता है कि अलग अलग अणुओं के बीच जो क्या होता है कि आकर्षण बल लगते हैं, पदार्थ जो होते हैं उसके अलग अलग अणुओं के बीच जब बल लगते हैं तो असंजक बल होता है। ठीक है, तब ये क्या था कि ब्लैक बोर्ड अलग है, चौक अलग है, दोनों पे जो है क्या होता है कि आकर्षण बल लगता है, वो असंजक बल होता है। असंजक बल के कारण ही क्या होता है कि दोस्त हम ब्लैक बोर्ड पे आसानी से लिख पाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर कहता है कि दूध की शुद्धता जांच करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं ये। देखिए, दूध की शुद्धता को जांच करने के लिए दोस्त इस्तेमाल जो करते हैं, सब जानते हैं, बच्चों की तरफ सवाल है ये लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लैक्टोमीटर को। जान लीजिए कि लैक्टोमीटर को एक तरह से कहिए तो हाइड्रोमीटर भी कहा जाता है, मतलब हाइड्रो उपकरण ही है एक तरह से। अब क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए। कहिए कि हाइड्रोमीटर नहीं कहते हैं, मतलब लैक्टोमीटर ज्यादा फेमस है ये चीजें। हाइड्रोमीटर की तरह इसको क्या किया गया है कि डिजाइन किया गया है, इसलिए हाइड्रोमीटर की तरह ही इसको मानते हैं, मतलब कहा भी जाता है। वो भी क्या होता है कि ये लैक्टोमीटर दूध में डुबा करके ही इसका मेजरमेंट किया जाता है। जब दूध में डुबाया जाता है तो दूध में उस लैक्टोमीटर में एक एम पॉइंट होता है, उस एम पॉइंट तक अगर दूध चली जाती है तो उसको शुद्ध मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैक्टोमीटर। ठीक है, और जान लीजिए कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि दूध को मापने वाले उपकरण जो लैक्टोमीटर है वो आखिर किस सिद्धांत पे काम करती है। तो दोस्त वो जो काम करती है वो आर्किमिडीज साहब के सिद्धांत पे काम करती है, मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा जो है आवर्त गति का उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, यानी कि हार्मोनिक मोशन कहिए, उसका जो है एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आवर्त काल होता क्या है ये जान लीजिए सबसे पहले, तभी आप जो है क्या कीजिएगा कि पकड़ पाइएगा कि क्या है क्या नहीं। आवर्त गति जो होता है सो, ठीक है, तो देखिए आवर्त गति होता क्या है कि एक निश्चित समय में कोई वस्तु जब उसी चीज को बार बार दोहराती है तो उसे हम क्या करते हैं? आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एक निश्चित समय में होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए उसमें जब दोहराती है तो उसको हम जो है क्या कहते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर क्या कहा जा रहा है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो परिक्रमा करते हैं वो वार्षिक अवधि होती है, एक वर्ष में पुनः जो क्या करता है कि वो दोहराते रहता है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा कि आवर्त गति में आएगा, और इसे अवधिक मोशन भी कहते हैं, अवधिक गति भी कहते हैं, मतलब एक वर्ष में कंप्लीट कर रहा है इसलिए अवधिक हो गया। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर देख लीजिए। दूसरा नंबर कहता है कि पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमना। पृथ्वी अपने ध्रुव पर क्या होता है कि घूर्णन करता है, वो भी फिक्स है कि 24 घंटा में एक बार क्या कर लेती है कि घूम लेती है। तो ये भी क्या है कि एक टाइम फिक्स है, उसी टाइम में क्या करती है कि ये बार बार अपने रोटेशन को दोहराती रहती है। तो ये भी फिक्स ही है, इसलिए जो है इसको भी आवर्त गति में रखा ही जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई। दोस्त घड़ी की मिनट की सुई हो, सेकेंड की सुई हो, घंटे की सुई हो, और सबका एक क्या होता है कि फिक्स टाइम होता है। अगर 12 पे कटा चल गया तब कुछ घंटे वाली जो है 12 घंटे के बाद फिर उस घंटे पे चली जाएगी। मिनट वाली सुई है, फिर पूरा मिनट कंप्लीट करने के बाद 12 पे चली जाएगी। सेकंड वाली सुई है वो भी चली जाएगी 60 सेकंड पे, 60 मिनट पे। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। तो सभी का एक फिक्स है, एक पीरियोडिक टाइम है, फिक्स टाइम है जो एक निश्चित समय के बाद जो वो खुद को दोहराती रहती है। तो ये भी आवर्त गति में आएगा। ठीक है, तो इसमें से आखिर होगा कौन? तो दोस्त ये फोर्थ नंबर उपयुक्त सभी होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उपयुक्त सभी होंगे। चलिए अगला दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिएगा। अगला नंबर कहता है कि ध्वनि में क्या होता है कि दो क्रमागत जैसे संपीड़न और विदलन होता है। ठीक है, द्वारा एक निश्चित बिंदु को पार करने के लिए कहता है कि क्या समय कहलाता है एक निश्चित बिंदु को पार करने के लिए। ठीक है, क्या समय कहलाता है? तो ध्यान रखिए, पहले तो समझ लीजिए संपीड़न और विदलन होता क्या है ध्वनि में। जैसे मान लीजिए किसी स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच दीजिए तो उसमें संपीड़न और विदलन आएगा। संपीड़न और विदलन होता क्या है ये भी जान लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं, उसके अनुसार पकड़ लीजिएगा। तो पहले जान लीजिए ये चीजें क्या होता है कि ध्वनि के तरंग के क्रमागत संपीड़न या क्रमागत कहिए विदलन, दोनों के एक निश्चित बिंदु को पार करने के लिए, ठीक है, लिया गया समय जो होता है दोस्त वो जान लीजिए कि आपका टाइम पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक टाइम पीरियड कहलाता है। ये आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन होगा, समय अवधि कहलाता है। ठीक है, संपीड़न और विदलन के। अब आपको हम दिखा देते हैं तो आप इससे क्या होगा कि समझ लीजिएगा। जैसे देख लीजिए, ये आपका जो है एक स्प्रिंग की तरह है, देख लीजिए ये आपका संपीड़न, ये विदलन हो गया। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं, ये दोनों की जो है क्या होती है कि एक समय अवधि होती है, एक टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल कहिए इसको। ठीक है,
तो ये चीजें होता है संपीड़न पीड़न, ये आपका ध्वनि में जो होता है सो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर कहता है कि इनमें से कौन सी घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। जी हाँ, प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग की वजह से होती है। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर, पहला नंबर कह रहा है कि आकाश का नीला दिखना। दोस्त आकाश जो नीला दिखता है वो भी स्कैटरिंग की वजह से होता है। उसमें क्या होता है कि कहिए कि नीला रंग वो क्या होता है कि ज्यादा बिखरता है, जिस वजह से क्या होता है कि हमें आकाश जो है नीला दिखाई देती है, ठीक है। तो ये चीज होता है स्कैटरिंग की वजह से होती है। दूसरा नंबर देख लीजिए, कहता है सूर्य योदय के समय जो होता है कि क्षितिज जो होता है आकाश का वो लाल दिखाई देते हैं। तो लाल आपको, क्योंकि लाल का तरंग दैर्ध्य क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, तो वही हमको क्या होता है कि दूर से नजर आ जाती है। बाकी तो और छितरा जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसे उतना पता नहीं चलता है। तो ये भी स्कैटरिंग की वजह से होती है। या सूर्य अस्त हो, या सूर्य अस्त के समय भी यही काम होता है। और हमें क्या होता है कि स्कैटरिंग की वजह से, प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है कि सूर्य उगते समय या डूबते समय क्या होता है कि उसका क्षितिज लाल दिखता है। ऑप्शन आपका होगा ये करेक्ट, ये सब होगा ऑप्शन में, ठीक है। ये सभी क्या है कि प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच में गुजरती है तो निम्नलिखित में से कौन है जो प्रभावित मतलब होती है। जी प्रभावित होती है, कौन सा चर है, तो ध्यान रखना है। मतलब प्रकाश हवा से कहां से गुजरती है, प्रकाश हवा से लेकर के जल कांच में गुजर रही है। मतलब विरलन माध्यम से संघनन माध्यम, विरलन हो गया हवा, संघनन हो गया आपका क्या कांच हो गया। तो विरलन से संघनन में गुजर रही है, तो उसमें आखिर प्रभावित होता कौन है, ये हमें बताना है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हम बताते हैं कि दोस्त तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। ये फोर्थ नंबर, तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। अब जान लीजिए कि क्या होता है इसमें ना, कि जैसे ही प्रकाश हवा से गुजरती है पानी में, वैसे क्या होती है कि उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, वेग भी उसकी कम हो जाती है और वो अवलंब की ओर मुड़ जाती है। अब जान लीजिए कि इसमें आखिर प्रभावित होती कौन नहीं है। तो दोस्त इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति जो होती है वो प्रभावित नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश की आवृत्ति प्रभावित नहीं होती, बाकी तरंग दैर्ध्य और वेग जो है क्या होती है कि प्रभावित हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों वाली सवाल भी है, पूछे भी जाते हैं ये सवाल। तो ये आपको पहचाना है कि कौन जो है रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, सब जानते हैं कि लोहे पे जो है जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पे जंग अब कैसे लगता है ये भी जान लीजिए। हम आपको बताते हैं कि लोहा एक फेरस होता है, फेरस मतलब लोहा का सूत्र होता है। वो क्या करता है कि वायु और नमी से अभिक्रिया करके क्या करता है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है फेरस ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से उस पर क्या होता है कि जंग लगना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन इससे दोस्त ये पूछा जाता है कि अगर लोहे पे जंग लग जाए तो उसका वेट क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा या नहीं रहे, बढ़ेगा सेम ही रहेगा, क्या होगा। तो जान लीजिए कि लोहे पर जब जंग लगता है तो उसका वेट जो होता है बढ़ जाता है। बहुत लोग सोचते होंगे कि नहीं चलो जंग लग गया है, खराब हो गया है, तो वो जो क्या होगा कि वेट उसका घटेगा। नहीं दोस्त, वेट घटता नहीं है, जंग लगने के बाद जो है उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का ही जो है रूप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अंगूर, केला और आपको दे दिया है इमली में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यहां तो चलिए अंगूर केले को अगर छोड़ देते, खाली इमली दे देते तो आप ठक से मार देते कि क्या होता है इमली में। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो केले में भी होता है, और जान लीजिए कि आपका जो है दोस्त केले के साथ साथ आपका अंगूर में भी जो है पाया जाता है। वैसे इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ नंबर आपका करेक्ट हुआ क्या, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड केले, अंगूर और जो है आपका इमली में पाया जाता है। वैसे इमली में काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जान लीजिए इसका इस्तेमाल जो है दोस्त वाइन बनाने में भी किया जाता है, वाइन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक आभूषण है, ठीक है, कुछ समय के लिए क्या किया जाता है कि वातावरण में छोड़ दिया जाता है, हवा में छोड़ दिया जाता है। छोड़ देने के बाद यह क्या करता है कि हरे रंग का कार्बोनेट के लेपित हो जाता है उस पर, तो हरे रंग का उस पर अवक्षेप आ जाता है। तो वो आभूषण आखिर बना किससे होगा, यही हमको इसमें कहना है। यह सवाल पूछा जा रहा है। देख लीजिए, पहला नंबर कह रहा है कि वो तांबा से बना होगा, दूसरा नंबर चांदी से, तीसरा नंबर आपको कहा जा रहा है कि जस्ता से, चौथा नंबर कह रहा है गोल्ड से। आखिर वो आभूषण किससे बना होगा जिसपे हरा अवक्षेप आ जाता है। देखिए करेक्ट बताते हैं आपको, ये फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, कॉपर। कॉपर को अगर वायु में छोड़ दीजिए, वातावरण में कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, तो वह क्या करता है, ऑक्सीजन और नमी के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि वो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर ऑक्साइड का बनाने के बाद उस पर अवक्षेप जो होता है वो
जो है हरे कलर का आ जाता है, ग्रीन कलर का आ जाता है, ठीक है, जो दिखता है इसको, तो ये तांबा पे आता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप जो देखते होइएगा पता चल जाएगा। चांदी में क्या होता है कि अगर कुछ समय तक अगर आभूषण आप पढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पहन रहे हैं, अब वायु के कांटेक्ट में है, वातावरण के कांटेक्ट में है, तो उस पर काला अवक्षेप आ जाता है। तो वो किसकी वजह से आता है? तो चांदी के ज्यादा दिन तक के वायु के कांटेक्ट में रहने से क्या होता है कि सल्फर से अभिक्रिया कर लेता है, सल्फर से अवक्षेप प्राप्त होता है तो वो काला पड़ जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दोस्त फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं, आपको हम दिखा देते हैं अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है बिना किसी समस्थानिक के सबसे ज्यादा परमाणु संख्या वाला तत्व होता है? सबसे कम, अच्छा सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम परमाणु संख्या वाला जो है तत्व होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें से कौन सा तत्व जो है सो देख लीजिए। आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं, वैसे ऑप्शन आप देख लीजिए, और ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे कम परमाणु संख्या वाला जो समस्थानिक होगा तत्व, वो है दोस्त ये फर्स्ट नंबर। क्या ये टेक्नीशियम कहिए या टेक्नीशियम कहिए, जो कहिए, ये टेक्नीशियम ही होता है, ठीक है। जो सबसे मतलब सबसे कम परमाणु समस्थानिक परमाणु वाला जो है क्या होता है कि आपका सबसे कम जो है तत्व होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्त। इस परमाणु की संख्या जो होती है वो 43 होती है। कितना होती है? 43 होती है। समस्थानिक में सबसे कम परमाणु संख्या वाला तत्व यही होता है, ठीक है। आपको बताते हैं कि जितने भी सब समस्थानिक होती है इसके टेक्नीशियम की, वो सभी जो है क्या होते हैं कि रेडियोधर्मी होते हैं। जान लीजिए, ये चीजें इंपॉर्टेंट है टेक्नीशियम के इसमें, ठीक है। और इसका खोज जो है दोस्त जो किया गया था लगभग 1937 के आसपास में, आर्टिफिशियल तरीके से इसे बनाया गया था। इसका जीवन काल जो होता है दोस्त, जान लीजिए कि 4.2 मिलियन वर्ष के आसपास में होता है इसका जीवन काल, ठीक है। तब तक यह अस्तित्व इसका बना रह सकता है। ये चीज है, इसको कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से फर्स्ट टाइम जो है बनाने वाला तत्व भी माना जाता है कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल रूप से किस तत्व को बनाया गया था तो इसी टेक्नीशियम को ही बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए अगला दोस्त हम आपको बताते हैं क्वेश्चन। देखिएगा दोस्त अगला क्वेश्चन ये चीज है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बियर यानी अल्कोहल में जो है इस्तेमाल उत्पादन में जो है भूमिका क्या करता है कि निभाता है, ठीक है। बियर के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें से कौन है? काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आपको हम बताते हैं, ना तो बैक्टीरिया, ना तो प्रोटोजोआ, है ना वायरस है कौन? ईस्ट है। ईस्ट कहने का मतलब खमीर, ईस्ट कहने का मतलब खमीर, खमीर को ही अंग्रेजी में हम लोग ईस्ट कहते हैं। तो ये ईस्ट क्या होता है कि अल्कोहल उत्पादन में क्या होता है कि जिसके बियर होता है तो बियर में अल्कोहल की मात्रा होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि ईस्ट बड़ी मात्रा में क्या करता है कि भूमिका निभाता है इसको बनाने में, ठीक है। तो यह बियर में क्या करता है कि किण्वन की क्रिया करता है, किण्वन की क्रिया की मदद से ही क्या होता है कि इस बियर में आपका एसिड का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के निर्माण में जो है निर्माण का खंड होता है? अच्छा, निर्माण का खंड होता है मानव शरीर में, और सबसे महत्वपूर्ण खंड भी निभाता है, भूमिका निभाता है। ये चीजें जान लीजिए कि मानव शरीर के निर्माण के लिए, तो मानव का शरीर का निर्माण जो कहा जाता है वो दोस्त कहा जाता है कि कोशिका को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि हर अंग में, हर जगह पे क्या होता है कि कोशिका अपने शरीर में पाया जाता है। कोशिका से ही हमारा शरीर क्या होता है कि बना हुआ है, ठीक है। कोशिका जान लीजिए कि कोशिका जो होती है वो शरीर की सबसे या जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। इसके बिना हम शरीर का निर्माण सोच ही नहीं सकते हैं कि ये हो भी सकता है, ठीक है। अब जान लीजिए कि कोशिका अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, एक ही प्रकार का नहीं होता है। जैसे कि मांसपेशी हो गया, मांसपेशी में अलग तरह के कोशिका होता है। तंत्रिका तंत्र हो गया, ये अलग तरह के कोशिका होता है। रक्त हो गया, ब्लड होता है, ब्लड सेल में अलग अलग कोशिका होता है। तो सारे कोशिका अलग अलग होते हैं, लेकिन बना होता है कोशिका से ही अपना शरीर बना होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शरीर निर्माण में अपना कोशिका ही भूमिका निभाता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रक्त में असामयिक रूप से क्या करता है कि दबाव रखने के लिए जिम्मेदार होता है? जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट है। असामयिक रूप से कौन जो है दबाव रखने के लिए जिम्मेदार होता है, ये कहा जा रहा है। देखिए आपको हम बताते हैं कि असामयिक रूप से जो जिम्मेदार होता है वो होता है लाल रक्त कोशिका, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा कि करेक्ट होगा, ठीक है। जान लीजिए ये चीजें। वैसे रक्त में जो होता है ये एल्युमिनियम करके होता है, उसके बाद प्लाज्मा होता है जो एक तरह से प्रोटीन का ही काम करता है, जान लीजिए।
तो ये सभी क्या होता है कि ब्लड से आरबीसी में ही पाया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है दोस्त, इसमें से कहा जा रहा है ये चीजें कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है मेटाटोनिन के उत्पादन और प्रजनन हार्मोन, ठीक है, के नियमित करने के लिए जिम्मेदार होती है। नियमित मतलब कि उसको कंट्रोल करने के लिए जो है क्या होती है कि जिम्मेदार होती है। तो इसमें हमको किस ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है, मेटाटोनिन ग्रंथि के बारे में पूछा जा रहा है। जान लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन होता है इसमें जिम्मेदार होता है, ये जान लेते हैं। मेटाटोनिन जो है आपको एक तरह का क्या की ग्रंथि है, ठीक है, उससे स्रावित होता रहता है। आपको जो है बता देते हैं आपको ये कौन जिम्मेदार है। तो ये पिनियल ग्रंथि जिम्मेदार है। कौन है, ये पिनियल ग्रंथि फर्स्ट नंबर। अब जान लीजिए कि पिनियल ग्रंथि आखिर होता कहाँ है, पे उसका काम क्या होता है। इससे तो आप समझ ही लिए क्वेश्चन में काम क्या होता है, उसके अलावा और भी काम होता है दोस्त। पिनियल ग्रंथि जो होता है ये अपने मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, ठीक है। यह एक तरह का एक छोटा अंतरस्राविक ग्रंथि होता है जो मेटाटोनिन देखे हैं उसी हार्मोन का स्राव करता है, रिलीज करता है अपने माथे में। वो रिलीज करता है, तो रिलीज करने से आखिर होता क्या है दोस्त, ये चीज होता है कि आपको नींद लगती है। दूसरी नंबर आप जग भी जाते हैं, ठीक है। ये जगना उठना ये सब जो है इसी मेटाटोनिन का क्या होता है, मेटाटोनिन का क्या होता है कि काम होता है इसी हार्मोन का। और ये हार्मोन जो है आपको पिनियल ग्रंथि से ही निकलता है जो मस्तिष्क में स्थित होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी नंबर बात जान लीजिए कि ये प्रजनन हार्मोन को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए अब क्या है कि दोस्त ये अपना क्या था कि आपका 20 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एएलपी टेक्नीशियन और ग्रेड 3 के लिए था, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए कि दोस्त जो लोग टेस्ट नहीं दिए हैं जाकर के टेस्ट दे लीजिएगा। 11 बजे रात तक के क्या है कि एक्टिव है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा फटाफट। इसी टेस्ट पे, इसी एप्लीकेशन पे क्या होता है कि फ्री में टेस्ट होता है, 1 रुपया पैसा वैसा नहीं लगता है, ठीक है। तो फटाफट क्या कीजिए, जाइए टेस्ट दे लीजिए। और जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त, चैनल सब्सक्राइब करके बर्थडे को थोड़ा स्पेशल बनाइए, ठीक है। चलिए ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, फिर मिलते हैं हम अगले दिन जो टेस्ट लोग दिए हैं उस टेस्ट पेपर के साथ प्लस स्कोर कार्ड के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद दोस्तों।